भारत के प्रहार से ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए वार से आतंक का आका पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अपनी पराजय को छिपाने के लिए एक के बाद एक लगातार झूठ बोल रहा था, जिसका भारत ने पूरी दुनिया के सामने पर्दाफाश कर दिया। और अब अफगानिस्तान ने भी भारत का समर्थन करते हुए पाकिस्तान के एक और झूठ की पोल खोल दी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उस बयान को झूठ बता दिया जिसमें उसने कहा था कि भारत ने अफगानिस्तान पर मिसाइलें दागी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की अफगानिस्तान के मंत्री ने और साफ कहा कि जो पाकिस्तान बोल रहा है वो केवल झूठ बोल रहा है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी से फोन पर बातचीत की और एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए मुताकी को शुक्रिया कहा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि भारतीय मिसाइलों ने अफगानिस्तान को टारगेट किया। जयशंकर ने इस बात के लिए भी अफगान सरकार को शुक्रिया किया, यानी एक बार फिर अफगानिस्तान भारत के करीब आ रहा है, जिससे आतंक का आका जो है वो तिलमिलाया हुआ है। क्या कुछ कहा एस जयशंकर ने, वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अभय कार्की जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ कर्नल संजीत सिरोही साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जी हैं, पीओजेके के कार्यकर्ता हैं। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जो विदेशी मामलों के जानकार हैं, ये जुड़ेंगे। आप सभी का बेहद स्वागत है। सबसे पहला जो सवाल रहेगा आपके साथ रहेगा मेजर जनरल अभय कार्की जी। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिश्ते थे, 2011 का वो दौर था जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया, अमेरिका पीछे हट गया और उसके बाद से भारत के साथ जो रिश्ते थे अफगानिस्तान के वो ढीले पड़े, वो थोड़े से शिथिल हुए। लेकिन भारत ने अफगानिस्तान की जो मदद है वो करनी बंद नहीं की। मदद जारी रही, लेकिन कई सारी चीजें जैसे वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कई सारी और दूसरी कंडीशंस लगाई गई। लेकिन इस मुलाकात को आप किस तरीके से देखते हैं, इस बातचीत को किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार। देखिए, भारत और अफगानिस्तान का जो रिश्ता है वो एक बड़ी कूटनीति में देखना पड़ेगा, एक जियो स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट में देखते हैं। जो चाणक्य थे उन्होंने भी ये अपने जो नीति बनाई थी उसमें हमेशा ये बोला था कि जो देश है, एक राष्ट्र है, उसको उसका फैलाव एक वास्तविकता है, एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। और जो आपके पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा आपका दुश्मन रहेगा, लेकिन उसका जो पड़ोसी मुल्क होगा वो आपका दोस्त होगा। उन्होंने एक ऐसे सर्कल्स बना के ये समझा रखा था और वही बात सारे देशों के लिए ठीक रहती है। जैसे हमारा और जापान का आप देख लीजिए, हमसे चाइना अगर दुश्मन है तो उधर जापान चाइना का दुश्मन है। तो हमारी एक नेचुरल बॉन्डिंग है। वैसे ही नेचुरल बॉन्डिंग और रिलेशन जो है हमारा अफगानिस्तान के साथ है। और ये याद रहे कि ये आज की बात नहीं, जब तालिबान था या नहीं था, हम लोग हमेशा अफगानिस्तान की जनता आवाम के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड और कंस्ट्रक्शन हमारा इन्वेस्टमेंट रहा है। जब अमेरिका वहां पे था या जब रशिया था तब भी। उनकी जो संसद है, उनके वहां एक इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, उनके कितने रोड्स कंस्ट्रक्शन है, ये हमने हमेशा वहां पे बनाते रहे और चलाते रहे, क्योंकि हिंदुस्तान का वहां पे कोई और मकसद नहीं था बल्कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनाए रखना था और अपनी जो पॉजिटिव इमेज है, फौजियों की एक डिवीजन वहां पे भेजे। डिवीजन मतलब एक मेजर जनरल के अंदर करीब 17,000 सैनिक वहां पे आप भेजिए एज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल फोर्स, जो कि हिंदुस्तान ने मना कर दिया था। हमारी लड़ाई अफगान की जनता के साथ नहीं है, हमारी उनसे सिर्फ दोस्ती है। एक जो कल्चरल हमारा ट्रेड रूट के टाइम पे सब जो था, तो ये हमारी चलती आ रही है और उसी का आज ये हमारे को फल मिल रहा है कि हम अब तालिबान से बात कर रहे हैं। चाहे हमने उनको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है, हमारी एम्बेसी वहां पे फुल फ्लेज नहीं है, लेकिन जो भी अफगानिस्तान पे अभी इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमें वहां पे अपना पैर रखना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। क्योंकि चाइना भी वहां पे अभी सुना है कि बगराम बेस था, उसको चाइना यूज करने के मूड में है।
अमेरिका खुद वापस आने के मूड में है। तो ऐसे जो ये पावर प्ले चल रहे हैं, अफगानिस्तान हमेशा ही जो था ग्रेट गेम का सेंटर रहा था, तो ये गेम चलते रहेंगे और हिंदुस्तान के इतने नजदीक है, हिंदुस्तान इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए तालिबान हो चाहे कोई और हो, अफगान लोगों के साथ हमारे रिश्ते मजबूत होते रहने चाहिए। मजबूत होते रहने चाहिए। और यही वजह है कि अगर हम पिछले 20 सालों की बात करें तो तकरीबन 10,000 करोड़ से ज़्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने अफगानिस्तान में किया है। कर्नल संजीत सिरोही साहब, एक जियो पॉलिटिक्स को लेकर यहाँ पर सवाल आएगा, और खासकर दक्षिण एशिया के जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से अफगानिस्तान हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? आशीष जी, सबसे पहले तो जैसे जनरल साहब बता रहे थे, अफगानिस्तान का जो अहमियत है वो उसकी जियो पॉलिटिकल लोकेशन से है। अगर आप देखेंगे तो भारत जो है, अगर सेंट्रल एशिया के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अगर व्यापार बढ़ाना चाहता है तो भारत को कोई ना कोई रास्ता चाहिए, और वो अफगानिस्तान के थ्रू जाता है, जब तक हमारा पीओजे हमारे पास नहीं आ जाता। नंबर दूसरा, भारत के लिए तो इसलिए जरूरी है, चाइना इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये मीडिया में शायद खबर नहीं है, लेकिन मैं इसकी पुख्ता भी नहीं कह सकता कि बिल्कुल 100% है। 12 मई को चाइना की, अफगानिस्तान तालिबान की और पाकिस्तान की आईएसआई की क्लोज डोर मीटिंग हुई है। वो पाकिस्तान ने करवाई है। चाइना पैसा अफगानिस्तान में डालना चाहता है, लगाना चाहता है, क्योंकि चाइना को आगे चल के ये पता है कभी ना कभी पाकिस्तान अनस्टेबल होगा। हो सकता है बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस जैसे उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, अगर ये मोमेंटम पकड़ा गया तो हो सकता है बलूचिस्तान कल पाकिस्तान से अलग हो जाए। तो उसके बाद जो चाइना ने तकरीबन $60 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ग्वादर पोर्ट पे और सी पैक के ऊपर, तो वो सारा का सारा बेकार जाएगा। तो चाइना चाहता है कि अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के थ्रू, इन चाइना का और अफगानिस्तान का जो वखान कॉरिडोर है नॉर्थ में, वहां के थ्रू जो है अफगानिस्तान का भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में उसको भी इंक्लूड किया जाए, ताकि वो जो है उस नीचे तक वो पहुंच सके, वहां से ग्वादर पोर्ट में पहुंच जाए। तो ये तो चाइना के लिए अहम बात है। तीसरी चीज ये है कि अफगानिस्तान में क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार है। अमेरिका ने भी लेटली जो है तालिबान से बात करनी शुरू कर दी है, उनको एड देने के लिए तैयार है। तो ये जो अफगानिस्तान है, ये एक 3 देशों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट है, चाइना, अमेरिका और इंडिया। इसलिए हमारा बहुत जरूरी है कि हम तालिबान के साथ जो है ताल्लुकात अच्छे रखें। उसके अलावा मेरा यह भी मानना है कि जो अफगान के लोग हैं, तालिबान तो वहां के कब्जा करके बैठा है, लेकिन कुछ अफगानी हैं, बाकी काफी अफगानी हैं जो तालिबान को पसंद नहीं करते। उनकी नीतियों के हिसाब से लड़कियों को स्कूल नहीं भेज सकते, लड़कियां पढ़ नहीं सकती, लड़कियां नौकरी नहीं कर सकती। अरे तो वो जो छोड़िए संजीत साहब, अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि उन्होंने वहां पर चेस खेलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि इस्लाम में चेस खेलना जो है वो जायज नहीं है, और वहां पर चेस खेलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि तालिबान के अलावा हमको, हमारी प्रॉब्लम क्या है जो मैंने देखी है, कि हम जो है जो पावर में होती है उसके साथ जो है ताल्लुकात अच्छे रखते हैं, लेकिन जो ऑपोजिशन में होती है उसके साथ हम ताल्लुकात ठीक नहीं रहते। यही हाल बांग्लादेश में हुआ, यही अफगानिस्तान है। तालिबान के साथ साथ हमको अफगान के लोगों के साथ भी अच्छे संबंध करने पड़ेंगे। जो मेडिकल वीजा मांगते हैं और चीजें मांगते हैं उनको हमको देनी चाहिए, क्योंकि उससे जो है आपका जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल आता है तो उसको आप दिल जीतते हैं। जो कि जनरल साहब भी बात कर रहे थे कि अफगानी जब भी भारतीय किसी आदमी से मिलता है तो वो जो है गले मिलता है। तो उसकी वजह ये, क्योंकि उसको लगता है कि भारत हमारा भाई है, भारत हमारा दोस्त नहीं है, भारत हमारा भाई है। तो इसको हमको और उजागर करने की जरूरत है। और अफगानिस्तान जो नेक्स्ट चीज है, अगर अब तालिबान हमारे साथ है तो जो टीटीपी ने, जिसने नाक में दम कर रखा है खैबर पख्तूनख्वा में, अभी टीटीपी ने जो है जिहादे पाकिस्तान शुरू किया है तालिबान की मदद से, जिसने जो है पाकिस्तान की फौज के ऊपर कई हमले किए। तो हमको इस गेम का भी ध्यान रखना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी, एक और जो अहम सवाल है जिसका भी जिक्र कर रहे थे संजीत जी,
कि जो दोनों मुल्कों के बीच में, एक तो हमने चूंकि अभी वीजा पूरी तरीके से बंद किया हुआ, अफगान सरकार ये चाहती है कि जो मेडिकल वीजा, जिसकी बात अभी संजीत जी कर रहे थे, मेडिकल वीजा के अलावा जो व्यापारी जो है वो हमारे मुल्क में आ सके, उसकी वीजा की भी मांग हुई थी। तो क्या आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि भारत की तरफ से जो दिल है वो धीरे धीरे और खोला जाएगा? हालांकि वहां पर तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान में, लेकिन धीरे धीरे चीजों को हम और बेहतर होते हुए देखेंगे। आशीष जी, सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। देखिए, आपने जनरल कार्की ने बिल्कुल सही कहा था शुरुआत में कि चाणक्य नीति जो है वो मंडल थ्योरी है, जो कहती है कि हर देश एक मंडल है, उसके बगल में सेकेंड मंडल, और उसके बियॉन्ड जो है वहां पे आपको दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो इमीडिएट नेबर है वो हो सकता है आपका दुश्मन हो। और यही हमने किया है। अफगानिस्तान के नाम पे भारत बहुत सालों से, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ग्रेट गेम, खेला जाता रहा है। जब पहला ग्रेट गेम हुआ था कि ब्रिटेन ने कोशिश की थी कि रशियन इन्फ्लुएंस है ना यहां साउथ में ना आ पाए, तो इसलिए अफगानिस्तान, इसलिए ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश की थी। अफगान वॉर हुई थी जी। उसके बाद हुआ सेकेंड ग्रेट गेम, रशिया आया अफगानिस्तान में। फिर हुआ एक और गेम जिसमें रशिया को निकाला गया, अमेरिका आया। अब एक नया ग्रेट गेम नहीं, उस समय तो पाकिस्तान ने मदद की थी अफगानिस्तान की, और उस समय तो बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे जब आतंकवादी पाकिस्तान ने भेजे थे। यही पाकिस्तान कोशिश कर रहा था उसको डिफेंस इन डेप्थ मिल जाए, कि उनका जो है हर एयरबेस, हर ठिकाना हिंदुस्तान के बगल के अंदर से इसमें रेंज में है, लेकिन वो हमें कुछ ज्यादा नहीं कर सकते रेंज वाइज जी। उनको डेप्थ चाहिए थी, उनको डेप्थ तो नहीं मिली, उनको मिल रही है अब डेथ। डेथ कैसे? क्योंकि अब तालिबान जो है वो खुद पाकिस्तान को कहता है आप टेररिस्ट स्टेशन है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की थी टीटीपी के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर, तो जब हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी तो तालिबान ने कहा था आप किस मुंह से इंडिया को रोक सकते हैं, आपने तो हमारे ऊपर स्ट्राइक की थी। यही चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारा इंपॉर्टेंस क्या है? एक, हमको चाहिए चाबहार पोर्ट का एक्सेस, जहां से हम आगे जा सके सेंट्रल अमेरिका में। लेकिन इसके लिए तो ईरान की भी सहमति जरूरी होगी ना, ईरान को भी पिक्चर में लाना होगा, क्योंकि ईरान का चाबहार जो बंदरगाह है पिक्चर में, ईरान तो पिक्चर में है, लेकिन अफगानिस्तान के बगैर चाबहार पोर्ट का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। और जाहिर तौर पर अगर पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में तल्खियां आई हैं, तो जाहिर तौर पर हमें एक अल्टरनेट रूट जो है वो तलाश करना ही पड़ेगा, और चाबहार जो बंदरगाह है उससे बेहतर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है आज की तारीख में। बिल्कुल। दूसरा, हमने देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर में मल्टी डायमेंशनल वॉर जीत रहे हैं, उसका एक डायमेंशन, बहुत अहम डायमेंशन है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में अगर कोई हेल्प कर रहा है तो वो टीटीपी के साथ उनका समझौता रफली है, और तालिबान भी हेल्प कर रहा है अफगानिस्तान के थ्रू। क्यों अफगानिस्तान कर रहा है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा जो अफगानिस्तान में आता है, जो कंसेप्ट ऑफ बलूचिस्तान है जी, वो बलूचों ने कहा है हम वो चीज को नहीं मानते, हम आपको बिल्कुल क्लियर रखते हैं, राइट। तो अब उनको जरूरी है कि पाकिस्तान को कंट्रोल में रखना, और बलूचों को जरूरी है हेल्प, मदद करना, और वो दोनों के दोनों उल्लू सीधे हो रहे हैं जी। तीसरा, अफगानिस्तान डूरेंट लाइन को नहीं मानता। वो कहता है कि डूरेंट लाइन तो एक आर्टिफिशियल लाइन खींची गई थी ब्रिटिश के जमाने में, जो एक पूरे के पूरे जो हमारे अवाम है, हमारा जो है, उसको आपने बीच में पे कर दिया। अगर आप डूरेंट लाइन को नहीं मानते हैं और पाकिस्तान को नीचे आपने दबा के रखना है, तो तालिबान के साथ दोस्ती हमारे लिए जरूरी है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान ने डिप्लोमेटिक गेम, रियल पॉलिटिक करना शुरू किया है। पूरा मॉरल का तो भाई ठीक है, क्या होना चाहिए, हम ये विश्व गुरु बनेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो अपनी जगह पे है। रियल पॉलिटिक जो है, जिसका मतलब यह है कि भाई मुझे मालूम है मुझे क्या चाहिए है, और मैं अपना काम जरूर करूंगा, और इसके लिए हमारे लिए अफगानिस्तान से अच्छी है। और यही चीज जयशंकर जी कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान को पूरी तरह से स्क्वीज करके खत्म कर सके। इसके साथ साथ एक आता है मसला चीन का। कर्नल सिरोही ने बिल्कुल सही कहा है जी। चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान में। क्यों? उसको लग रहा है उसके जो 60 बिलियन प्लस डूबने की कगार में है पाकिस्तान के अंदर, उसे वखान कॉरिडोर से अगर किसी ना किसी तरह से वो लैंड रूट से और
ना इंडियन ओशन में आ सके। उसके लिए उसको चाहिए अफगानिस्तान। दूसरा, अफगानिस्तान के मिनरल्स, वो मिनरल्स की वजह से यूएस भी 4 साल के अंदर अंदर वापस आ रहा है, दुम हिलाता हुआ कि आप हमसे दोस्ती कर लीजिए। बगराम एयर बेस के ऊपर यूएस ने सुनने को आया है कि वहां अपना लैंडिंग शुरू कर दी है, वहां पे अपना काम शुरू कर दिया है। अगर ये सब हो सकता है, इतना बुरा विड्रॉल के बाद यूएस कर सकता है, तो भाई हम क्यों ना करें? हमारे लिए जाहिर तौर पर हम क्यों ना करें, और हमें इस नीति पर आगे बढ़ना होगा। चूंकि आपने डूरंड लाइन का जिक्र किया, तो अपने दर्शकों को बता दें कि 1893 में ये जो डूरंड लाइन थी, जिसका जिक्र अभी सुदर्शन जी कर रहे थे, वो खींची गई थी। 2640 किलोमीटर की ये लंबी रेखा है। हालांकि जिसका उन्होंने बाद में जिक्र किया कि जो तालिबान है इसको नहीं मानता, और इसके पीछे कहानी भी है कि 2022 में तालिबान के जो लड़ाके थे, कई जगहों पर उन्होंने डूरंड इलाकों में जो बाढ़ लगाई गई थी उसको उखाड़ कर फेंक दिया था। हम सीधे चलेंगे डॉक्टर अहमद अयूब साहब के पास, अमजद अयूब साहब आपके पास। अमजद साहब, पाकिस्तान में ने जब सोचा कि जब वहां पर तालिबान की हुकूमत आई कि जो टीटीपी है अब वो कमजोर पड़ेगा या खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टीटीपी के हमले और ज्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से अफगानिस्तान से पाकिस्तान की हुकूमत नाराज हो गई। और ये एक बड़ी वजह रही कि जो 20 लाख से ज्यादा अफगानी जो इस समय पाकिस्तान में हैं, उनको निकालने का आदेश पाकिस्तान की हुकूमत के द्वारा दे दिया गया था। हालांकि वो डेडलाइन 1 अप्रैल थी, लेकिन धीरे धीरे 500, 700, 800 करके उनको पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। और सबसे अहम बात यह भी रही कि जब इनको निकाला जा रहा था तो उस समय अफगानिस्तान की सरकार से बात भी नहीं की गई कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, उनके रहने की, खाने की कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भेड़ बकरी तो है नहीं कि आप निकाल दोगे, इंसान है और लंबे समय से वो पाकिस्तान में रह रहे थे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उन लोगों ने योगदान दिया था। कोई 20 साल से है, कोई 40 साल से है। जी बिल्कुल, ये बड़ा जुल्म है जो पाकिस्तान ने किया है अफगानियों को। देखें, ये अगर आप देखें तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा है, ये अफगानिस्तान ही है ना। उनको उन्हीं के घर से डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो मैं तो उनको रिफ्यूजी भी नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ इंटरनली डिस्प्लेस पीपल है ये। और तालिबान का जहाँ तक ताल्लुक है, तालिबान ने बहुत पहले ये कह दिया था कि हम सिर्फ अफगानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजों को निकालना चाहते हैं। हमारा कोई प्लान नहीं है कि हमने यहाँ से इस्लामिक जिहाद को एक्सपोर्ट करना है, और उन्होंने किया भी नहीं है अभी तक। तो हमारे सुनने में नहीं आया कि दुनिया के किसी कोने में, इराक हो, लीबिया हो, सीरिया हो या कोई और कंट्री हो, जहाँ पे तालिबान ने कोई ग्रुप्स पैदा किए हों और वहाँ पे कोई पैन इस्लामिक मूवमेंट कायम करने की कोशिश की हो। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इन्होंने तो हमेशा ही अफगानिस्तान को जो है सेकंड क्लास कंट्री और सेकंड क्लास सिटीजन्स के तौर पर ट्रीट किया है। और वो इसलिए किया है कि ये चाहते हैं कि वहाँ पे इनको इनकी मनपसंद सरकारें बने, ताकि वो पाकिस्तान के साथ इस्लाम के नाम पे उनको जोड़ के रखें। और इंडिया के खिलाफ जो है, जैसे जनरल साहब फरमा रहे थे, एक डेप्थ ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ उनको चाहिए। तो वो चीज़ें ये सोच रहे थे कि तालिबान के पावर में आने के बाद अब ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन वही हुआ कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। तो इनकी जितनी प्लानिंग थी वो सारी इनकी बेजा की इंटरफेरेंस की वजह से वो तालिबान को नाराज किया इन्होंने। ये जब तालिबान की सरकार बन रही थी तो उनकी पूरी कोशिश थी कि हक्कानी नेटवर्क के लोग जो है उनको ज़्यादा वजारतें मिले, उनको ज़्यादा पावर स्ट्रक्चर में शेयर मिले। इस पे तालिबान जो है वो बड़े सीखपा हुए थे, सहमत नहीं हुए थे। जी सहमत नहीं हुए थे। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो भारत की तालिबान से जो बातचीत हुई है और अमेरिका की जो सीरिया से जो समानता आई है, जो नजदीकियां आई हैं, वो कमोबेश एक जैसी नजर आ रही हैं कि आज की तारीख में जो जियोपॉलिटिक्स है उसको ध्यान में रख के ही कदम बढ़ाना है। अगर अमेरिका जो है वो सीरिया पर प्रतिबंध हटा सकता है, एक आतंकवादी जो अब अपने आप को अंतरिम राष्ट्रपति कहता है सीरिया का, उसके साथ मुलाकात कर सकती है, जिस पर एक टाइम में अमेरिका ने इनाम घोषित किया हुआ था, तो भारत भी तालिबान के करीब जा सकता है। एक नई तरह की जो पॉलिटिक्स है वो हमें देखने को मिल रही है। देखिए,
आशीष जी, अमेरिका की जो नीतियां हैं वो जाहिर है कि अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार और अपने जो कंसिडरेशंस के आधार पर तय करता है। लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत अफगानिस्तान के संदर्भ में वो अवश्य हमेशा से ये चाहता रहा है कि अफगानिस्तान से हमारे संबंध अच्छे रहें। और अफगानिस्तान और भारत के बीच के जो पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा हमेशा से रहा है। यदि आप किसी अफगान नागरिक से मिले या अफगानिस्तान की कभी यात्रा करें, वहाँ के आम लोगों से बात करें, तो उनकी भारत के प्रति एक बहुत ही ऊंची सोच रहती है। भारत को अपने दोस्त के तौर पर देखते हैं और भारत के साथ वो चाहते हैं कि अच्छे संबंध बनाए। भारत ने भी अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए बड़े कदम उठाए हैं। और जैसे कि आप देखिए तो जब अफगानिस्तान में ये चुनी हुई वहाँ पे सरकार थी, चाहे वो गनी की सरकार रही हो, चाहे वो करजाई की सरकार रही हो, भारत ने अफगानिस्तान में सड़कें बनाई हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, टनल्स बनाए हैं। वहाँ की संसद को भी भारत ने बना के खड़ा किया और अफगानिस्तान की बहुत बड़ी मदद की। सलमा डैम और अन्य जो बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स थी वहाँ पर भारत की मदद से ही खड़े किए गए थे। तो भारत का अफगानिस्तान के प्रति हमेशा से एक विशेष लगाव रहा है। और अफगानिस्तान के लोगों का, मैं वहाँ की सरकारों की बात नहीं करता जो वर्तमान की सरकार है, लेकिन जो वहाँ के लोगों का एक विशेष कनेक्ट रहा है। भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की करेंसी इन्वेस्ट की है। भारत के वर्कर्स ने अपनी जान की बाजी लगा करके वहां पर जाकर के उस धरती को उन्होंने बनाने का काम किया है। तो ये पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान के साथ भारत के जो संबंध है वो उसके प्रति, वहाँ के लोगों के प्रति भारत का हमेशा से झुकाव रहा है। अभी भी मैं जो वर्तमान का एंगेजमेंट है, अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार को कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है, लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार के साथ हमारी सरकार ने लगातार एंगेजमेंट्स को बनाए रखा। और इसलिए बनाए रखा क्योंकि ताकि अफगानिस्तान के लोगों को एक ह्यूमैनिटेरियन जो मदद है वो दी जाती रहे। भारत ने गेहूं का, अन्य अनाजों का, कड़ी सर्दियों में कपड़े इत्यादि का भी लगातार मदद की है। और एक चीज हमने ये भी देखी है कि जब से तालिबान हुकूमत में आया है, तालिबान ने अपनी छवि बदलने की कोशिश की है। हालांकि उनके जो फैसले रहे हों, उन फैसलों से जो अपने मुल्क में उन्होंने लागू किए हों, चाहे बच्चों को स्कूल ना जाना, वो विवादित रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक छवि यहां पर बदलने की कोशिश की है। जो आतंकवाद की छवि उनके ऊपर लगी थी, उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश यहां पर की है। देखिए, पीछा छुड़ाने की कोशिश तो वो जरूर कर रहे हैं और लेकिन जो चाहे वो भारत हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य सदस्य हो, उन्होंने इस बात को तालिबान को कहा था जब ये 2021 में इन्होंने टेक ओवर किया था कि यदि आप महिलाओं को उचित सम्मान देंगे, इथनिक माइनॉरिटीज को उचित रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आपको रिकॉग्निशन दे सकता है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं है तालिबान 2.0 के दौरान। लेकिन भारत ने, जैसा कि मैंने कहा, कि अफगानिस्तान के लोगों के हितों का ध्यान में रखते हुए अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखा है। एक वर्किंग एंगेजमेंट है, रिकॉग्निशन तो नहीं है, लेकिन एक वर्किंग एंगेजमेंट्स, इंटरेक्शंस हैं। लेकिन हाल के समय का, अभी आपने जो हमारे विदेश मंत्री के श्री एस जयशंकर के मुत्ताकी जो तालिबान की सरकार के विदेश मंत्री, उनसे बात करना एक सिग्निफिकेंट घटनाक्रम है। मैं इसको कहूंगा एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और मित्र जो शत्रु का जो शत्रु है वो मित्र की तरह से होता है, ये बात भी सच है। और वर्तमान समय में जो अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं है, लाइन में सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर के दोनों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। और तालिबान का एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उसने तो पाकिस्तान की सेना की नाक में दम कर रखा है। पूरी तरीके से वो वहां की सेना के ऊपर ही सीधा हमला करता है। और जनरल मुनीर और उनकी जो पूरी एस्टेब्लिशमेंट है वो टीटीपी से भारी दबाव में थी और टीटीपी की टैक्टिक्स। संजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आशीष, न्यूज रूम से हमारे साथ प्रशांत जी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, हम ये जानना चाहते हैं, तमाम जो सम्मानित पैनल है वो इसी बात को कह रहा है कि ये जो मुलाकात है, ये जो बातचीत है और जो तालिबान और अफगानिस्तान का जो पॉजिटिव रुख है वो निश्चित तौर पर भारत के पक्ष में है, हक में है। पाकिस्तान के बारे में वैसे भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। अगर हम 2-4 देशों के नाम लें, उसके अलावा कोई रिएक्शन आ रहा है क्या? पाकिस्तान में किस तरह की हलचल है, वहां की सरकार इसे किस तरह से ले रही है, कुछ रिएक्शन आप तक पहुंच रहे हैं क्या? कुछ शेयर कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं प्रशांत जी?
देखिए राजीव, पाकिस्तान की तरफ से जो बिल्कुल बैकफुट पे अभी पाकिस्तान की सरकार है, क्योंकि वो जब भी अफगानिस्तान जाती है, अफगानिस्तान की तरफ से उसको मुंह की खानी होती है। क्योंकि देखिए जो जो इनकी ड्यूरेंट लाइन है, जो मैकमोहन लाइन है, जो इनकी मेन जो बॉर्डर है, वहाँ पर इतना कॉन्फ्लिक्ट है कि वहाँ पर इनके पाकिस्तानी सैनिकों को मारा जा रहा है अफगानिस्तान सैनिकों द्वारा। क्योंकि ये जो क्रॉस बॉर्डर करते हैं ये पाकिस्तानी सैनिक, वहाँ जाके जो है हमला करके वापस अपनी सीमा पे आते हैं। तो वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो पूरी जानकारी अफगानिस्तान जो अपनी सरकार है अफगानिस्तान सरकार को दी, और उसके बाद पाकिस्तान को कड़ा संदेश हर बार जो अफगानिस्तान सेना देती है कि पाकिस्तान हर बार जो है अफगानिस्तान में आके अटैक करता है, हवाई हमला करता है और वापस जो है पाकिस्तान में चला जाता है। तो अभी जो करंट सिचुएशन अभी जो राजीव दिखाई दे रही है उसमें पाकिस्तान बिल्कुल बैकफुट पे दिखाई दे रहा है। बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। आशीष जी, हम आपके जरिए ये सवाल पैनल के पास ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर, मुझे लगता है कि डॉक्टर अमजद अयूब साहब इसका ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। उनके सोर्सेज वो कितना बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, कितना पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पर दिखाई दे रहा होगा इस मुलाकात के बाद। अमजद अयूब देखिए, साहब। पाकिस्तान तो बैकफुट होता है, वो तो कुएं में गिर गया ना, उसका तो कुछ ना आगे रहा ना पीछे रहा। दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान जो है जी, उसका व्हाट इज डिप्लोमेसी? डिप्लोमेसी इज अ बैलेंसिंग एक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इस बैलेंसिंग एक्ट में पाकिस्तान जो है वो जो बैलेंसिंग एक्ट वाली रस्सी होती है उससे ही गिर गया है। तो बैक फुट और फ्रंट फुट का तो यहाँ सवाल ही नहीं है। यहाँ तो यह है कि पाकिस्तान इज टोटली आउट। Pakistan has always and still remains a mercenary country which is under the control of a brutal military regime. जो पैसा देगा उसकी सेवा करेंगे ये तो एक किराए के गुंडे हैं। तो इसलिए यहाँ की ना इस कंट्री की कोई डिप्लोमेसी है, ना इसका कोई वो है, कोई इसका वजन है। और अब तो इंडिया ने तो परखचे उड़ा दिए इनके, साबित कर दिया है कि इनका ना तो मिलिटरली ये किसी काम के है, ना इनका एयर डिफेंस सिस्टम किसी काम का है। तो पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त बगावत हो रही है ना। पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त बलूचिस्तान आज़ाद होने के कगार पे आ गया है, KPK है। इसी तरह से सिंधु देश की तहरीक बहुत तेज हो गई है। POJK में इतने प्रदर्शन हो रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में कल इन्होंने एहसान अली एडवोकेट जो अवामी एक्शन कमेटी के लीडर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि 24 और 25 को मई को गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने ग्रैंड जिरगा बुलाया है कि पाकिस्तान जो हमारी माइंस पे कब्जे कर रहा है अब और बेच रहा है उनको दूसरी कंट्रीज को अपना कर्जा उतारने के लिए, उसके खिलाफ उन्होंने ग्रैंड जिरगा बुलाया। और उन्होंने कहा कि यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी अगर तुम आए। तो उनको अरेस्ट कर लिया। यानी पूरा पाकिस्तान अंदर से बाहर से हर तरफ से बिल्कुल गल सड़ चुका है, खत्म हो चुका है जी। तो पूरी तरह से गल चुका है, सड़ चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन अभय कार्की जी, हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ समय में कुछ जो मुल्क हैं, चाहे टर्की हो चाहे अजरबैजान हो, ये खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आए हैं। खासकर टर्की की बात करें, और टर्की के साथ जो अमेरिका ने अभी डील की एमराम की, वो डील बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि JF-17 जो अमेरिका की जो फाइटर प्लेन्स हैं उनमें ये मिसाइलें लग सकती हैं। और टर्की ने जिस तरह से ड्रोन दिए पाकिस्तान को, 300-350 से ज्यादा ड्रोन ऑपरेट करने वाले दिए, तो ये खतरे की घंटी है। लेकिन अमेरिका की जो रणनीति है वो क्या कह रही है? आप अमेरिका और तुर्की के बीच के डील के संदर्भ में पूछना चाहते हैं? जी देखिए, इसमें अमेरिका का तो जहां तक पाकिस्तान में है तो उसका तो जो पाकिस्तान के लिए उसका रवैया है, जो उसके ऊपर उसका कंट्रोल है, वो तो बरकरार है ही। अभी तुर्की और अमेरिका के बीच में, क्योंकि तुर्की जो है वो नाटो का मेंबर है, तो उसको वहां से जो नेटो स्टैंडर्ड एम्युनिशन या जो हथियार मिलने हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसका आगे अगर तुर्की देना चाहता है तो वो अमेरिका उसको नकेल कस के रखता है। वो ऐसे कि अपने जो नेटो के एम्युनिशन और हथियार होते हैं उनको दाएं बाएं बांट नहीं सकता है। लेकिन तुर्की खुद जो उसका गेम प्लान है वो अजरबैजान, पाकिस्तान, मलेशिया इनके साथ मिलके वो सुन्नी दुनिया में अपने को दोबारा सऊदी का एक खलीफा बनाने के चक्कर में है। और पुरानी जो ऑटोमन एम्पायर का था वो एर्दोगान के आने के बाद
जबकि जब कमाल अतातुर्क थे, तुर्की एक बिल्कुल सेक्युलर नेशन था, बहुत मॉडर्न डेवलप हो रहा था। ये एर्दोगान ने आने के बाद उसको बिल्कुल रिवर्स गियर में लगा दिया, इकोनॉमी भी उसके जा रही है। खैर, जहां तक उसका सवाल है, तो उसके जो हथियार हैं, उसके बख्तियार ड्रोन्स और B2 ड्रोन्स, ये लोग काफी यूक्रेन वॉर में फेमस हुए थे, और उसको भी क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था जारी है, वो आर्म्स एक्सपोर्ट मार्केट में एक मेजर प्लेयर बनना चाहता है। आप उसके इंडस्ट्री है, और एर्दोगान जो है, उसकी खुद की फैमिली सबसे बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में घुसी हुई है। तो उनका जो एक्सपोर्ट करना है चाहे पाकिस्तान को, वो भी ये चाह रहे थे कि जो इंडिया पाकिस्तान की अभी लड़ाई हो रही है, इसमें मेरे बख्तियार ड्रोन दोबारा वही तहलका मचा दे, और बाकी जो IC वगैरह उसके ड्रोन्स थे, अगर ये तहलका मचा देंगे हिंदुस्तान के खिलाफ, तो मेरी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया, सब जगह जो है मेरे ड्रोन्स की बिक्री हो जाएगी, और वो GDP का एक स्तंभ बनने लग गया है। क्योंकि जैसे इंडिया ने भी टूरिज्म बंद कर दिया है और बाकी चीजें करेगा, तो तुर्की को अपना रेवेन्यू कहीं ना कहीं से GDP स्थिर रखने के लिए चाहिए, चाहे इन्फ्लेशन वहां काफी काफी ज्यादा हो। आपने जो सवाल पूछा था राजीव जी, मुझे लगता है कि उसका जवाब हमारे साथ रमन सैनी जो है वो हमें ज्यादा बेहतर तरीके दे पाएंगे। हालांकि मुझे लगता है कुछ कनेक्टिविटी की इशू है राजीव जी। नहीं, मेरी चिंता ये है जो हम अपने पैनल के सामने आपके जरिए ले जाना चाहते हैं कि देखिए, जिस तरह की रणनीति है, और ख़ास तौर से 22 तारीख और 6 और 7 के बाद की जो स्थिति बनी है, ये सही है कि पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिला है। लेकिन अगर साउथ एशिया में हम देखें जो स्थिति बन रही है, चाइना जिस तरह से बैक कर रहा है पाकिस्तान को, जिस तरह से टर्की का जिक्र अभी कार्की साहब कर ही रहे थे, जो ट्रस्ट है, यानी जो ट्रस्ट डेफिसिट है अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ, उसे हम कैसे डील करेंगे? हम सही पढ़ रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, या फिर हम इसमें पॉजिटिविटी ही ज्यादा देख रहे हैं? अमेरिका के से की बात अभी आपने कही, हम इसको परखना, मतलब ये अति उत्साह में लाने वाला है हमें कि हम वर्ल्ड कम्युनिटी में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, या फिर हम इसको किस विशेष रणनीति से देख रहे हैं, हमें देखना चाहिए। हम उस पर एक कमेंट चाहते हैं। बिल्कुल संजीत जी, इस पर आपका कमेंट चाहूंगा, क्योंकि देखिए हम भारत के लोग हैं, हम लोग बहुत सीधे लोग हैं, और जिनको दोस्त मानते हैं उनको दोस्त मानते हैं। लेकिन क्या वाकई जिनको हम दोस्त मानते हैं वो दोस्त हैं? और खासकर अगर अफगानिस्तान के संबंध में इस समय बात की जाए, जो सवाल राजीव जी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, भारत का कौन दोस्त है, एडवर्सरी है, कौन पोटेंशियल एडवर्सरी है, ये जो नया भारत है वो बहुत अच्छी तरीके से उसको एसेस करता है, देखता है, समझता है। और हमें जो आने वाले जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं उसके बारे में भी गहरा संज्ञान है। जैसे कि जो बांग्लादेश की जो स्थितियां अगर बात करूं, तो वहां पर जिस तरीके से अनेक साजिशें रची जा रही हैं, उसको लेकर के हम बहुत गहराई के साथ वहां पर स्थितियों पर नजर रखे हुए हैं। उसी तरीके से जो अफगानिस्तान में घटनाक्रम बदले, उसके बाद हमें किस तरीके से एप्रोप्रिएट उसको रिस्पॉन्ड करना था, उसको भी हमने किया है। जैसा कि मैंने बताया कि अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार को हमने रिकॉग्निशन तो नहीं थी, लेकिन वहां पर एक वर्किंग एंगेजमेंट को हमने बना करके रखा। मिडिल ईस्ट रीजन में भी जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, वहां पर भी आज की सरकार ने बहुत ही विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से सभी पक्षों के साथ अपने एंगेजमेंट्स को बना करके रखा। और चाहे वो आज आप देखिए इजराइल के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फिलिस्तीन के साथ हमारे एक सेपरेट संबंध है, लेकिन उसको हमने डीहाइफिनेट किया। इजराइल और फिलिस्तीन को एक तराजू पे अब हमारी सरकार नहीं तोलती है। इजराइल के साथ एक अलग संबंध है, फिलिस्तीन के साथ एक अलग संबंध है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ भी हमारे संबंध है, और ईरान के साथ भी हमारे अच्छे संबंध। और भारत अपनी एक्ट वेस्ट पॉलिसी के लिए भी जाना जाता है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो है ही, जिसमें कि हम जो आसियान के राष्ट्रों के साथ अपने संबंध गहरे कर रहे हैं, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ क्वाड की पार्टनरशिप में है। लेकिन जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक्ट वेस्ट के तहत हम मिडिल ईस्ट रीजन में भी अपनी इंपॉर्टेंस को और अपनी महत्ता को बढ़ाते जा रहे हैं। और हमारी सरकार के द्वारा जो भी मूव्स लिए जा रहे हैं, मुझे बेहद गर्व है, बहुत ही प्राउड मैं फील करता हूँ कि हमारी सरकार ने बड़े ही विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से सारी स्थितियों को डील किया है। रशिया यूक्रेन युद्ध की मैं अगर बात करूं, तो उसमें आप भारत का स्टैंड देखिए तो कितना विवेकपूर्ण है कि भारत ने किसी पक्ष का साथ नहीं दिया, न तो रशिया का साथ दिया है, न तो यूक्रेन का साथ दिया है। अगर भारत किसी के साथ खड़ा रहा तो वो शांति के साथ खड़ा रहा। भारत यदि किसी के साथ खड़ा रहा
तो वो युद्ध की समाप्ति की बात को लेकर के खड़ा रहा। और भारत ने डे वन से इस बात को कहा, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो शब्द हैं, वर्ड्स ऑफ विजडम, ये जो युग है युद्ध का युग नहीं है, ये पूरे विश्व में गूंजते रहे। लेकिन अब आप देखिए तो आतंकवाद की चुनौती के संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री ने फिर से इस बात को कहा कि यद्यपि कि वो मानते हैं कि ये जो युग है युद्ध का युग नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद का भी युग नहीं है। और आतंकवाद की अगर चुनौती होगी तो उसका कड़ा से कड़ा जवाब, माकूल जवाब, बिफिटिंग रिप्लाई, शक्तिशाली रिप्लाई ये जो नया भारत करके दिखाएगा, और हमने करके दिखा दिया है, एक नए नॉर्मल को सेट किया है। तो विश्व में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, और चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, चाहे वो यूरोपियन थिएटर हो, और बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद की चुनौती, वातावरण परिवर्तन का संकट, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने के विषय, रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर जिस तरीके से हमारा जो नॉर्दर्न पड़ोसी विस्तारवादी मंसूबे रखता है और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करना चाहता है, पूरे साउथ चाइना सी पर एकाधिकार करना चाहता है, और भारत के क्षेत्रों पर उसकी कुदृष्टि रहती है, सिंगापुर आइलैंड्स को अपने कब्जे में ले लेना चाहता है जो जापान की टेरिटरी है। तो ऐसे में पूरे विश्व में जो स्थितियां बड़ी जटिल हैं, हम एक नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। राजीव जी, मैं कहना चाहूंगा कि आज विश्व में एक नए तरीके का ध्रुवीकरण बन रहा है। संजीव एक तरफ जहां संजीव सर, हम इसीलिए इस डेवलपमेंट को एक अतिरिक्त निगाह या विशेष सतर्कता से देखना भी चाहते हैं। ये जो इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं वो ये समझकर कर रहे हैं कि ये बहुत विशेष परिस्थिति है और वाकई दुनिया में बहुत जटिल हालात इस वक्त बने हुए हैं। दोस्त और दुश्मन पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी के तजुर्बे आप ले लीजिए। 22 तारीख का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, अमेरिका का जो पूरा रुख आप देखें और कल तक देखें, जब मध्यस्थता के बयान से ट्रंप पलटे हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि वो हमारे साथ खड़े हैं या हमारे खिलाफ खड़े हैं। आईएमएफ का पूरा रुख आप देखें, आशीष लगातार डिबेट करते रहे। टर्की को आप देख लें, तुर्की को आप देख लें, हमने उनके साथ क्या किया है और वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, और अर्दोआन किस स्थिति में कितना खुलकर आकर कर रहे हैं। इसलिए हम थोड़ा अंडरलाइन करके ये जो अफगानिस्तान और तालिबान का जो डेवलपमेंट, जो टर्की का रुख रहा है, मुझे लगता है कि संजीत जी उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। वो हमेशा भारत की खिलाफी रहा है, चाहे आप कश्मीर, भारत हमारा जो रुख रहा है, लेकिन हम तो बड़े दिल के हैं। यही वजह है कि हमने भाई ऑपरेशन चलाया, और जब टर्की में भूकंप आया तो बड़ी मात्रा में वहां पर राहत सामग्री चलाई। लेकिन संजीत जी, जो टर्की का रुख रहा है, चाहे OIC में रहा हो भारत के खिलाफ बयान देने का, चाहे कश्मीर पे रहा हो, कश्मीर को लेकर भी टर्की हमेशा से मुखालफत करता रहा है। संजीत सिरोही जी। आशीष जी, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि टर्की ऐसा क्यों करता है। हमने उनको ऑपरेशन दोस्त चलाया, उसमें जो है सबसे पहले हमने उनकी जो इमदाद करी जब वहाँ पे भूचाल आया था, और हमने अपना बहुत अच्छा तरीका, हमारे टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। लेकिन टर्की का हमेशा रवैया क्यों रहता है? पहली चीज तो जैसे पहले बताया गया है, टर्की एक मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। वो सऊदी अरेबिया को लीडर नहीं बनने देता, वो चाहता है कि मैं लीडर बनूं। तो इसलिए वो जब भी किसी मुस्लिम देश के ऊपर कोई हमला या कोई खतरा होता है तो टर्की उनकी मदद करता है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखेंगे कि लेटली जब से मोदी जी आए हैं तब तक हमने टर्की के आसपास जो देश हैं उनके साथ हमारी दोस्ती बढ़ रही है, जो कि टर्की को पसंद नहीं है। फॉर एग्जांपल, ग्रीस के साथ, अर्मेनिया के साथ, साइप्रस के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, UAE के साथ, ये सारे के सारे जो देश हैं उनके ताल्लुकात जो है टर्की के साथ नहीं है। तो टर्की को कहीं ये लगता है कि भारत जो है मेरे को घेरने की कोशिश कर रहा है या मेरे खिलाफ जो है कोई ना कोई साजिश लड़ रहा है। अर्मेनिया का केस तो आपको पता है, अर्मेनिया को हम जो है सारे हथियार देते हैं, और अर्मेनिया और अजरबैजान का झगड़ा है तो अजरबैजान तो ऑब्वियसली जो है उनके साथ पाकिस्तान के साथ जाएगा। तीसरा, जैसे डिस्कस किया गया है, एर्दोगान की जो है फैमिली का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो वो चाहता है जब तक वो किसी को साथ नहीं देगा लड़ाई में तब तक उसके हथियार नहीं बिकेंगे। उसके बाद टर्की का ये है कि उसका जो बैंकिंग सेक्टर, उसका जो ट्रेड और उसका जो मिलिट्री जो हथियार का लेना देना वो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा है, हमारे साथ नहीं है। तो ये कई वजह है जिसकी वजह से टर्की जो है हमेशा पाकिस्तान की मदद करता है एज ए मुस्लिम लीड बनने के लिए। और नेक्स्ट चीज ये है कि पाकिस्तान ही दुनिया में एक अकेला मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं।
तो सब मुस्लिम देशों को, खास तौर पे टर्की को, ये लगता है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखेंगे और कल जो है खुदा ना खास्ता अगर हमको किसी से लड़ना पड़ा, तो ये जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्योंकि पाकिस्तान ने कई दफे कहा कि दीज बॉम्ब्स आर मुस्लिम बॉम्ब्स, तो ये जो है हमारी मदद के लिए पाकिस्तान। अच्छा, बमों का भी धर्म ढूंढ लिया संजीत जी, गजब हाँ, के इंसान है, बम का भी धर्म ढूंढ लिया। तो बम का धर्म इसलिए ढूंढ लिया क्योंकि पाकिस्तान के पास सिवाय न्यूक्लियर बॉम्ब के और तो कुछ है नहीं देने के लिए, तो उन्होंने धर्म को, बॉम्बों को भी मुस्लिम बॉम्ब बना दिया ताकि आतंकवादियों का धर्म नहीं ढूंढ पाए, बम का धर्म ढूंढ लिया ना। हाँ जी। राजीव जी, आप चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक्चुअली चक्रपाणी सर, हम थोड़ा ये जो डेवलपमेंट है तालिबान और अफगानिस्तान वाला, इसको हम थोड़ा अंडरलाइन करके परखना चाहते हैं, क्योंकि हालिया तजुर्बे थोड़े कड़वे, थोड़े खट्टे रहे हैं, जिन पर हम भरोसा करके चलते थे और न भी करें, हम जिनके साथ पॉजिटिव जेस्चरिंग कर रहे थे, उनका रुख अभी हमने देखा है। ये जो अफगानिस्तान वाला मसला है, इसे हमें कितनी गंभीरता से लेना चाहिए और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसे कैसे डील करना चाहिए? क्या ये जो हमारे साथ वो खड़ा हो गया है, खड़ा दिख रहा है, ये पिक्चर उतनी ही ग्लूमी है जितनी हमें दिख रही है, या फिर सावधानी बरतने की भी जरूरत है? राजीव जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमें ये जानना चाहिए, मानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए सिर्फ एक चीज पे, हमारा इंटरेस्ट सर्वप्रिय, हमारा इंटरेस्ट सर्वश्रेष्ठ, और जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट एनिमी नहीं है। सही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए। दूसरा, आप एक सिक्के को भी लेते हैं, उसके दो पहलू होते हैं। ठीक बात है। जो आपको एक अगर पहलू दिख रहा है तो आपको दूसरा पहलू नहीं दिख रहा है। आपको ये मान के चलना चाहिए जो दिखाया जा रहा है वो हाथी के दांत हैं, दिखाने के हैं। आपको खाने के दांत के ऊपर हमेशा ध्यान रहना चाहिए। और ये दूसरी बात ये है कि कोई भी देश, कोई भी दो देश आप ले लीजिए, 100% सहमत नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से वो एक दूसरे से नाखुश होंगे। लेकिन जैसे एक शादी चलती है कॉम्प्रोमाइज की तरह, वैसे दो देशों के बीच में संबंध भी वैसे ही चलते हैं। तो आपको हर चीज पे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अपने इंटरेस्ट के ऊपर आपको बिल्कुल ध्यान से, अर्जुन की निगाह जैसी थी, मछली की आंख दिख रही थी उनको, आपने उसी तरह से अपने इंटरेस्ट के ऊपर आंख रखनी है। आज आपका इंटरेस्ट अफगानिस्तान में क्या है? आपके $3 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है वहां पे, 500 प्लस प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं। आपने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रखा है, आज से नहीं, महाभारत में भी गांधारी गांधार से थी, वो है खंडार जी, अफगानिस्तान। उस जमाने से हमारे कॉन्टैक्ट हैं। हम बचपन में काबुली वाला की कविताएं सुनते थे, गाने सुनते थे, आपको याद होगा, कहानियां भी सुनते थे सर। राइट। तो ये चीज जो है वो अपनी जगह है, रियल पॉलिटिक अपनी जगह। आज रियल पॉलिटिक में हमारा इंटरेस्ट यह है कि हम पाकिस्तान को स्क्वीज करें और इस तरह से स्क्वीज करें कि वो कल गलती से भी खड़ा ना हो पाए। हर बार हम पाकिस्तान को छोड़ देते थे, माफ कर देते थे, ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वीराज चौहान ने माफ करते रहे और उसके बाद उसी के हाथ मारे गए। इस बार हमने नहीं करना है। और इसके लिए आप देखिए क्या क्या चीजें नहीं की हैं हिंदुस्तान ने। इंडस वाटर ट्रीटी मेरे हिसाब से न्यूक्लियर बम से ज्यादा पावरफुल है और हमने उसको खारिज नहीं किया है। हमने उसको खारिज करके उसको वापस लाने का हमने कह दिया। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। हमने ये कह दिया टेररिज्म में आप है ना, कोई स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, कोई भी एक्शन होगा आपका हम स्टेट एक्टर ही मानेंगे। और इसमें आपको अगर तालिबान मदद करता है, वेरी गुड, वेल डन। जिस दिन तालिबान मदद नहीं करेगा हम कोई और देख लेंगे जी। राइट। हमको मालूम है तालिबान की मदद के साथ हम इनडायरेक्टली बलूचिस्तान को भी सपोर्ट किया जा सकता है जी, तो वहां पे भी करेंगे। अगर टीटीपी कुछ करेगा हम वहां पे भी करेंगे। मिर्जा साहब कह रहे हैं कि पीओजेके में ऑलरेडी काफी हद तक नाराजगी है पाकिस्तान के खिलाफ। वैसे ही काम दिन रोज के रोज वहां पे कोई ना कोई अटैक मतलब प्रोटेस्ट होता है। कई जगहों पे तो वीडियोस आ रहे हैं कि वो पाकिस्तानी रेंजर्स को पीट पीट के गधे के ऊपर लाद के उसको भगा देते हैं। तो मामला जो है पाकिस्तान का खस्ता है और हम जानते हैं पीओजेके हमारी गोद में गिरेगा, ये आज नहीं तो कल। लेकिन हम पीओजेके में जो अच्छे लोग हैं उन्हीं को चाहते हैं। जो कट्टरवाद
जो वहां पे देवबंदी हैं वो हम नहीं चाहते। और वैसे भी उनका एक लीडर जो है पंजाबी मुस्लिम लीडर पीओजेके में, उसने कहा है अगर जिस दिन हिंदुस्तानी फौज पीओजेके में एंटर करेगी हम ये इसको खाली करके हम बाहर चले जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें हैं और हमको अपने इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान रखना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव जी, हम ये नहीं मान सकते कि एक बार में अगर तालिबान ने हमें कुछ कह दिया तो वो अब राजा हरिश्चंद्र के बराबर बन गए हैं, अब वो सत्यवादी हो गए हैं। बिल्कुल ठीक वो तो कह रहे नहीं हैं। है सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो आपने सिक्के के दो पहलू की बात कही, हम इस सवाल को जरा उस तरफ से रखना चाहते हैं क्योंकि आप जैसे सम्मानित मेहमान जुड़े हुए हैं और चर्चा इस वक्त बेहद गंभीर मोड़ पर है। आप जैसे तमाम सम्मानित लोग पैनल पर कई बार ये कह चुके हैं, जो सच भी है, कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमने जिस तरह का रिटेलिएशन किया और जिस तरह से हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है, पाकिस्तान की समझ में संभवतः जरूर आया होगा कि भारत का मुकाबला, वो भी आतंकवाद को कंधा बनाकर, करना कतई आसान नहीं है और हिंदुस्तान पिछले 10 वर्षों से जितने सक्षम नेतृत्व के हाथों में है। लेकिन फिर भी सिरोही साहब, संजीव जी, चक्रपाणी जी, आप तीनों से हम ये सवाल लेना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है। एक डरा हुआ व्यक्ति या एक डरा हुआ मुल्क बेहद खतरनाक होता है। अगर हम उस तरफ से रणनीति देखें तो क्या लगता है आप लोगों को? चक्रपाणी जी पहले आप बताइएगा कि अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस बचे हुए हैं। हम देख रहे हैं कि वो जिस तरह की फील्डिंग लगा रहा है, हम देख रहे हैं कि अमेरिका और चाइना और तुर्की क्या कर रहे हैं। उस तरफ की रणनीति पर जरा रोशनी डालिए सर, वहां भी तो कुछ हो रहा होगा। बिल्कुल हो रहा है वहां पे। और ये मत भूलिए उसके पास एक बहुत सबसे बड़ा हथियार जो है वो है हमारा हाफ फ्रंट जो हमारे अंदर है। हमको बहुत है ना बारीकी से इस हाफ फ्रंट को देखना जरूरी है और हमको ये हाफ फ्रंट में स्वच्छ भारत अभियान बहुत अहम, बहुत नजदीकी से, बहुत बारीकी से करके यहाँ पे स्वच्छता लाने की बहुत सख्त जरूरत है। क्यों? क्योंकि यही एक हमारी जो है दुखती, यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, हम तो अपने ही देशवासियों के ऊपर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत केयरफुल एनालिसिस के साथ हमें यहाँ पे काम करना है। ये है सबसे पहले काम। दूसरा जी, देखिए अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को, आपको एक याद होगा पुराना अजीत फिल्म का डायलॉग था, अब मैं इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल के मारूंगा, लिक्विड जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन भरने नहीं देगा। यही काम अमेरिका कर रहा है। अमेरिका को मालूम है कि पाकिस्तान उसके लिए चीन के ऊपर दबाव बनाने के लिए, ईरान के ऊपर दबाव बनाने के लिए, रशिया के ऊपर निगाह रखने के लिए अहम है जियोपॉलिटिकली। इसलिए वो उसको लिक्विड ऑक्सीजन पे रखेगा। तो बार बार कभी ना कभी जब उसको आईएमएफ से एक है ना आईवी डालना पड़ता है तो एक आईवी छोटा सा डाल देता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन दे देता है। जी जी जी, उसके लिए ये चलता रहेगा पाकिस्तान के ऊपर, वो ये चलेगा जी। तीसरा, चीन के बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है पाकिस्तान के साथ। 65 बिलियन प्लस का इन्वेस्टमेंट है। चीन का सपना है कि उसके पास एक अरेबियन सी में पोर्ट हो जिसके साथ वो मलाक्का स्ट्रेट्स का डिलेमा को निकाल सके और वो डायरेक्टली बाय लैंड ला सके। वो ग्वादर में अपना पहला ओवरसीज थिएटर कमांड बनाना चाहता है ताकि वो इस एरिया में अपना प्रभाव बढ़ा सके। क्यों? क्योंकि सुपर पावर बनने के लिए एक थ्योरी है जो कहती है आपको एक्सेस टू 2 ओशंस की जरूरत है। ये चीन का रिक्वायरमेंट है, ये चीन का महत्वाकांक्षा है, ये चीन चाहता है कि मैं सुपर पावर बनूं। इसके लिए जो भी बीच में आएगा चीन उसके खिलाफ एक्शन लेगा। और अगर आपको लगता है पाकिस्तान ने ये किया है अपने बूते के ऊपर तो मेरे ख्याल से गलत है। पाकिस्तान के पीछे यहाँ पे चीन 100% खड़ा था। नहीं चक्रपाणी सर, चीन ने उसको सारे इंफॉर्मेशन दिए हैं। सर आप ही के विश्लेषण से इस सवाल को बढ़ाते और निकालते हुए हम कार्की साहब और जरा सिरोही साहब को जोड़ना चाहते हैं। पहले सिरोही सर आपके पास आना चाहते हैं। अगर ये स्थिति है, चलिए जब तक चल रहा है तब तक तो चल रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान 2 बड़े मुल्कों की महत्वाकांक्षा के बीच में पिस जाए और अपनी मौत खुद मर जाए? अभी जो विश्लेषण रखा है यहां चक्रपाणी जी ने, भाई सवाल यह है कि चाइना की अपनी महत्वाकांक्षा है और अमेरिका उसको लिक्विड ऑक्सीजन देना चाहता है, उसकी अपनी एक स्थिति है। तो एक मुल्क जो फेल्ड नेशन है, एक मुल्क जो इतनी मार खा चुका है, जो सिर्फ आतंक को ही पाल पोष रहा है, वो कब तक सरवाइव करेगा सर? देखिए राजीव जी, ये बहुत अहम सवाल है, लेकिन इसका जो है मैं जो अपने हिसाब से जो मैं जवाब दे रहा हूँ ये है कि पाकिस्तान को
जैसे उन्होंने कहा है कि जी वो मरने नहीं देगा, वो जीने नहीं देगा, तो ये जो दोनों हैं, अमेरिका भी नहीं इसे मरने देगा, चाइना भी इसे मरने नहीं देगा। पाकिस्तान का बल्कनाइजेशन होगा, डिसमेंबरमेंट होगा, पाकिस्तान का जो है अलग अलग 4-5 हिस्से बनेंगे और फिर जो है पाकिस्तान सिर्फ एक पंजाब बन के रह जाएगा। उसके बाद अमेरिका भी पीछे हट जाएगा, चाइना भी पीछे हट जाएगा, क्योंकि पंजाब में सिवाय खेती बाड़ी के और या गधे होने के और वहां पे कुछ नहीं है। नहीं। बलूचिस्तान जो है क्रिटिकल मिनरल्स की वजह से इम्पोर्टेंट है, उधर पीओजे के भी क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर इम्पोर्टेंट है, उधर जो है केटीपी भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जब चीजें चली जाएंगी पाकिस्तान के पास, जी। तो पाकिस्तान रहेगा तो सही, जब तक रहेगा जब तक पाकिस्तान इकट्ठा। जिस दिन पाकिस्तान टूटना शुरू हो जाएगा, ना चीन के काम का रहेगा ना पाकिस्तान के काम का रहेगा, सिर्फ एक सूबा पंजाब सूबा लेके बैठ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा कुछ पता नहीं, लेकिन उससे पहले जी। पाकिस्तान इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। ये हम आपको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। चाहे आप इंडस का पानी बंद कर दें, चाहे उसके ऊपर कितना ट्रेड बंद कर दें, जो भी कर दें, पाकिस्तान आतंकवाद से पीछे नहीं हटेगा। उसने अब यहाँ पे किया है। आप मेरी बात को याद रखना, थोड़े दिन बाद आप देखेंगे बांग्लादेश की तरफ से जिहादी आके नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई दहशतगर्दी का काम करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कराने वाला, जो इनको जो कठपुतलियों को नचा रहा है, वो चाइना है। और चाइना के पास पैसे की कमी नहीं है, और ये सारे के सारे देश जो है पैसे के पीछे मरते हैं। पाकिस्तान तो एक मशनरी स्टेट है, उसको जो पैसा देगा उसके साथ जाएगा। बिल्कुल अगर चाइना देगा तो चाइना की सुनेगा, अमेरिका देगा तो अमेरिका की सुनेगा। अब एक पॉइंट में तालिबान का भी देना चाहता हूँ। तालिबान के बारे में जैसे बताया गया था विस्तार में कि हमको पूरी नजर रखनी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि तालिबान को हमको अपना बिल्कुल दोस्त नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तालिबान भी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर कल चाइना तालिबान को इतना पैसा दे देगा तो कल जो है तालिबान के ही लोग हमारे यहाँ दहशतगर्दी करेंगे। तो अब हमको अपना और सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखना, हित जो है वो देखना पड़ेगा। समय की कमी है। एक कमेंट अभय कार्की जी से ले लें और फिर उसके बाद प्रशांत जी। अभय जी। जी, मैं भी अग्री करता हूं कि पाकिस्तान का जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होगा। कुत्ते की पूंछ है, वो आप उसको लोहे के पाइप में 5 साल रखिए और फिर भी टेढ़ी होगी। तो चाहे उसने अभी शिकस्त खाई है, जो उसने अपनी पब्लिक को तो बताया कि मेरी विक्ट्री भी है, उसके बावजूद उस आगे आप एक्सपेक्ट करिए कि वो सोचेगा मैं दोबारा कुछ कर दूं। जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है वहां, और पाकिस्तान का जो बैल्कनाइजेशन की बात भी है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी एकदम से ये नहीं होगा, जो जितनी जल्दी हम सोच रहे हैं इसमें टाइम लगेगा। क्योंकि जो आप लिक्विड ऑक्सीजन की चक्रपाणी जी ने बात की है, अमेरिका पूरा जोर लगाएगा कि उसका फुटहोल्ड वहां जहां बनना है वहां बना रहे, क्योंकि उसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन है तो अफगानिस्तान है। अगर वखान कॉरिडोर से चाइना सोच रहा है कि मैं आ सकता हूं और फिर नीचे आ सकता हूं, वो हिंदुस्तान में भी अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो ग्वादर पोर्ट से आप अफगानिस्तान के थ्रू भी सेंट्रल एशिया जा सकते हैं, जो आजकल हम छबार पोर्ट से कर रहे हैं। तो ये दोनों समीकरण बन सकते हैं। और जहां तक तालिबान का सवाल है, ये याद रखिए तालिब एक स्टूडेंट होता है और ये एक बड़ा क्लीन मूवमेंट था। क्योंकि जब ये रशियंस के जाने के बाद जो इंटरिम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी, उसके बीच में जो ये ट्राइबल्स थे, ये बहुत खूंखार और कबीले जो आपस में लड़ते रहते थे, उनको एक डिसिप्लिन लाना, उनको एक तरीके में लाना, तालिबान तब शुरू हुआ था। और उन्होंने पूरा का पूरा इस्लामिक वे ऑफ लाइफ एंड अफगानिस्तान कल्चर, इस पे उनका, वो अपने देश तक सीमित है। वो मैं उनको आतंकवादी नहीं मानता हूँ। आतंकवादी ISIS KP जो हैं वो लोग हैं, और ISIS और तालिबान की लड़ाई होती है। प्रशांत 30 सेकंड आखिरी कमेंट आपसे। देखिए, जयशंकर इस समय बहुत बड़े दुनिया के सबसे बेस्ट जो है विदेश मंत्री है। उनके मन में भी ये सवाल बिल्कुल होगा कि अफगानिस्तान के साथ हमें किससे कैसे डिप्लोमेसी लेनी होगी, क्योंकि फ्यूचर में भी हमें ये देखना होगा कि समीकरण क्या होंगे, क्योंकि समीकरण पल पल चेंज हो रहा है। अब जो हम अपने दोस्त की बात करते हैं वो कभी दुश्मन हो जाता है। तो डिप्लोमेसी बहुत इम्पोर्टेंट रोल आगे आने वाले टाइम में अफगानिस्तान के साथ भी होगी, क्योंकि ये अफगानिस्तान जो है, यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन रहता है, कभी तालिबान आ जाता है, कभी वहाँ की लोकल चुनी हुई सरकार आती है। तो भारत सरकार के पास ज़रूर एक बैकअप प्लान जरूर तैयार होगा कि अफगानिस्तान को हमें किस एंगल से देखना चाहिए। जाहिर तौर पर भारत सरकार के पास राजीव जी बैकअप प्लान जरूर तैयार होगा कि किस एंगल से देखना चाहिए, और हर कदम फूक फूक कर रखना है,
क्योंकि जैसा भी सभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि ना कोई स्थायी दुश्मन है ना दोस्त है, और जियो पॉलिटिक्स देखते हुए दोस्त भी बदले जाते हैं और दुश्मन भी। जी। आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ एक बड़ा पैनल था,